اما در مقابل हम पहल करने वाले नहीं हैं और किसी भी देश पर हमला नहीं करना चाहते, लेकिन ईरानी राष्ट्र उन सभी पर जोरदार प्रहार करेगा जो उन पर हमला करते हैं या परेशान करते हैं। अमेरिकियों को जानना चाहिए कि अगर वे युद्ध शुरू करते हैं तो इस बार यह क्षेत्रीय युद्ध होगा। मध्य पूर्व से खबर है कि ईरानी नौसेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में पिछले हफ्ते अमेरिकी तेल टैंकर जब्त करने की कोशिश की। 50 कैलिबर गनों से लैस 6 ईरानी गनबोट्स ने टैंकर के रणनीतिक जलमार्ग में प्रवेश करते ही उसे घेरकर इंजन बंद करने और बोर्डिंग के लिए कहा। जहाज ने गति बढ़ाई और बाद में एक अमेरिकी युद्धपोत ने उसकी रक्षा की। रिपोर्ट पहले एक सुरक्षा फर्म ने प्रकाशित की, बाद में अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की कि ईरानी नौकाओं ने अमेरिकी जहाज को रोकने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी नौसेना ने उसे सुरक्षित एस्कॉर्ट किया। इस पूरी स्थिति का सबसे पागलपन भरा हिस्सा यह है कि यह सब हो रहा है ऐसे समय में जब दोनों पक्ष बातचीत को तैयार हैं। अमेरिका और ईरान फिर से वार्ता मेज पर लौट रहे हैं। स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दूत, इस्तांबुल में ईरान के विदेश मंत्री से मिलेंगे। 12 दिन के जून युद्ध के बाद ये दोनों देशों की पहली आमने सामने मुलाकात होगी। यहाँ ईरान के विदेश मंत्री बता रहे हैं कि ईरान के लिए एक स्वीकार्य समझौता कैसा दिखेगा। सुनिए। राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि वह ईरान के चारों ओर तैनात सैन्य बल का उपयोग नहीं करना चाहते, न केवल विमानवाहक पोतों पर बल्कि अन्य जगहों पर भी। अगर कोई स्वीकार्य समझौता हो सकता है तो परमाणु मामले के लिहाज से ईरान के लिए एक स्वीकार्य समझौता क्या होगा? जैसा कि मैंने कहा, वही समझौता जो उन्होंने बताया, एक निष्पक्ष और न्याय संगत समझौता ताकि परमाणु हथियार न हो, वह संभव है। ऐसी चीजें जैसे संवर्धन, बैलिस्टिक मिसाइलें और क्षेत्र में प्रॉक्सी बल। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी बातचीत की इच्छा जताई है। क्या ये आपके लिए पूरी तरह असंभव है या चर्चा हो सकती है? जैसा कि मैंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कोई परमाणु हथियार नहीं। हम सहमत हैं। हम इससे पूरी तरह सहमत हैं और हम अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई परमाणु हथियार न हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह शांतिपूर्ण है और हमेशा शांतिपूर्ण रहेगा। बिल्कुल, वह एक बहुत अच्छा समझौता हो सकता है। बदले में हम उम्मीद करते हैं कि प्रतिबंध हटाए जाएं ताकि यह समझौता संभव हो सके। आइए असंभव चीज़ों की बात न करें। आइए ऐसी चीज़ों पर ध्यान दें जो संभव हैं। निष्पक्ष और न्याय संगत समझौते का मौका न खोएं ताकि परमाणु हथियार न हो। जैसा मैंने कहा और दोहराता हूं, यह थोड़े समय में भी हासिल किया जा सकता है। वे कहते हैं कि ईरान बातचीत को तैयार है, लेकिन शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ेगा। यही तर्क वह वर्षों से देता आ रहा है। वे कहते हैं कि समृद्ध यूरेनियम ऊर्जा के लिए चाहिए, हथियारों के लिए नहीं। लेकिन समस्या यह है कि हमें पता है यह सच नहीं है, क्योंकि परमाणु संयंत्रों के लिए 3-5% समृद्ध यूरेनियम चाहिए, जो नागरिक सीमा है। परमाणु हथियार के लिए 90% प्लस समृद्ध यूरेनियम चाहिए, जबकि जून से पहले ईरान 60% यूरेनियम समृद्ध कर रहा था। यह ऊर्जा जरूरत से 12 गुना ज्यादा है और बम बनाने का 2/3 रास्ता भी है। वे सिर्फ संयंत्र नहीं, विकल्प भी बना रहे हैं। अब ईरान 60% भंडार छोड़ने की पेशकश कर रहा है ताकि प्रतिबंधों में राहत मिले, जैसा अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया। अली लारिजानी, ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव, हाल ही में मास्को में पुतिन से मिले और खामेनेई का संदेश पहुंचाया। ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को रूस भेजने पर सहमत होगा, जैसा 2015 के समझौते में हुआ था। अगर आपको यह सुना सुना सा लगे तो सही है, यह 2015 वाला ही समझौता है जिसमें गंभीर समस्याएं थीं। पुराने समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों को ईरान की परमाणु सुविधाओं की निगरानी करनी थी, लेकिन जब भी निरीक्षकों ने किसी संदिग्ध स्थल पर जाने की अनुमति मांगी तो ईरान उन्हें अंदर जाने देने से पहले 30 से 60 दिन तक देरी करता था। आपको क्या लगता है वे उन 30 से 60 दिनों में क्या कर रहे थे? अगर आप यूरेनियम समृद्ध कर रहे हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए, और निरीक्षक आपकी सुविधा देखना चाहते हैं, तो आप बस उन्हें कहते हैं, मुझे 2 महीने दे दो। खैर, आप निश्चित रूप से कुछ छुपा रहे हैं। ये कोई अटकल नहीं है, ये तो बस सामान्य समझ है। अब यहीं से चीज़ें दिलचस्प हो जाती हैं। नई रिपोर्टों के मुताबिक अब ईरान चाहता है कि दूसरे देश उसके लिए यूरेनियम समृद्ध करें, न कि वह खुद करे। इस बार कई देश समृद्ध यूरेनियम तैयार कर ईरान को उसके रिएक्टरों के लिए देंगे,
जिससे वे पहले की तरह धोखा न दे सकें। यह अहम रियायत है जिससे ईरान की यूरेनियम को हथियार स्तर तक छुपकर समृद्ध करने की क्षमता खत्म होती है। अगर सच है तो 2015 से बड़ा बदलाव है, लेकिन रूस के विदेश मंत्री के अनुसार अमेरिका सिर्फ परमाणु रियायतों से संतुष्ट नहीं। अमेरिका की मांगें अल्टीमेटम जैसी हैं। हमारे पास एक IRGC से जुड़ा समाचार माध्यम है जो दिखा रहा है कि ट्रंप ईरान से पूरी तरह आत्मसमर्पण चाहते हैं। उनका तर्क क्या है? ईरान ने कड़े प्रतिबंध, निरीक्षण और यूरेनियम निर्यात ढांचा मान लिया, लेकिन ट्रंप बातचीत के लिए दबाव नहीं बना रहे, वो आत्मसमर्पण के लिए दबाव बना रहे हैं। सिर्फ परमाणु हथियारों पर ही नहीं, बल्कि ईरान की स्वतंत्रता, सैन्य शक्ति और राष्ट्रीय इच्छा शक्ति पर भी। यह ईरानी सरकारी मीडिया से आ रहा है, इसलिए सावधानी बरतें। निश्चित रूप से उसमें राष्ट्रवाद शामिल है, लेकिन शायद नीचे कोई सच्चाई भी छुपी है। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु सुविधाओं के साथ बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम भी छोड़े और संभवतः मिसाइलों का भंडार सौंपे। ईरान ने हमेशा स्पष्ट रुख अपनाया है। 2 हफ्ते पहले विदेश मंत्री ने मिसाइलों पर यही कहा था। रियायतें वही हैं जो हमने 2015 में JCPOA में दी थीं। हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं और भरोसा बना सकते हैं कि हमारे परमाणु कार्यक्रम का उद्देश्य शांतिपूर्ण है, ताकि ये हमेशा शांतिपूर्ण बना रहे। हम उम्मीद करते हैं कि प्रतिबंध हटा दिए जाएं। बैलिस्टिक मिसाइलें हमारी सबसे विश्वसनीय रक्षा हैं जिस पर समझौता नहीं हो सकता। हमें अपनी सुरक्षा और रक्षा के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों की ज़रूरत है, तो फिर हमें अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों पर क्यों बातचीत करनी चाहिए? ईरान मिसाइलों को अपनी असली रोकथाम मानता है क्योंकि पिछले साल 12 दिन के युद्ध में उसकी वायु रक्षा विफल रही थी और वे इजरायली जेट या मिसाइलें नहीं रोक सके। उनकी परमाणु सुविधाएं नष्ट हुईं, लेकिन कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें तेल अवीव तक पहुंचीं और इजरायल के प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाया। यही ईरान की ताकत है, यही उनकी पलटवार करने की क्षमता है। वे इसे रोकथाम कहते हैं और वे इसे इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं हैं। इसी वजह से इजरायल संयुक्त राज्य अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि ईरान के साथ किसी भी तरह के समझौते में मिसाइलों को भी शामिल किया जाए। इजरायल के नज़रिए से अगर कोई परमाणु समझौता ईरान के मिसाइल भंडार को जस का तस छोड़ देता है तो वह असल में ईरान की समस्या का हल नहीं करता। ईरान तेल अवीव को धमकी देकर भविष्य में पलटवार कर सकता है। इसलिए इजरायल चाहता है कि वह परमाणु हथियारों के साथ मिसाइलों पर भी सीमित रहे। इस्तांबुल में राजनयिक बातचीत के बीच अमेरिकी सेना लगातार मध्य पूर्व में सैन्य साजो सामान भेज रही है। एयर डिफेंस ट्रांसफर फ्लाइट्स 2-3 हफ्तों से जारी हैं। पैट्रियट्स, TFS सिस्टम्स और इंटरसेप्टर्स लगातार तैनाती तभी समझ आती है जब योजनाकार बड़े हमले की उम्मीद कर परतदार सुरक्षा की तैयारी कर रहे हों। अगर आप प्रतिशोध की तैयारी कर रहे हैं तो आमतौर पर आप भी जोरदार हमला करने वाले हैं। इसी बिंदु पर मैं इस विश्लेषण पर सवाल उठाऊंगा। सारा हार्डवेयर यहाँ लाने का मतलब यह नहीं कि अमेरिका हमला करेगा, बल्कि इससे बातचीत में हमारी स्थिति मजबूत होती है। ईरान के सामने बैठते समय पीछे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, 3 फाइटर स्क्वाड्रन और एयर डिफेंस सिस्टम होने पर आप ज़्यादा रियायतें पा सकते हैं। सैन्य जमावड़ा सिर्फ युद्ध की नहीं, बातचीत की भी रणनीति है। अगर बातचीत असफल हो तो हमला पहले से तैयार रहता है। यही वजह है कि ईरानी सरकारी मीडिया वही कर रही है जो वह सबसे अच्छा करती है, धमकियां देना। ईरानी टीवी पर एक नेटवर्क विशेषज्ञ ने अभी अभी यूएई को धमकी दी है, खासतौर पर दुबई के आर्थिक क्षेत्र, एयरपोर्ट फ्री जोन, इंटरनेट सिटी और सिलिकॉन वैली। ये थे उनके तर्क। इन क्षेत्रों का किसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के पास स्वामित्व है, जिससे युद्ध की स्थिति में ये वैध लक्ष्य बन जाते हैं। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अमीराती आर्थिक क्षेत्र हैं, लेकिन ईरानी राज्य टीवी अपनी सटीकता के लिए मशहूर नहीं है। यह सिर्फ एक नाटक है जो दिखाता है कि ईरान पर हमला हुआ तो वह दर्द देगा। इसी तरह का संदेश ईरानी विदेश मंत्री से भी आया है। यहाँ वे बता रहे हैं कि अमेरिका ईरान युद्ध कैसा होगा। सुनिए। अगर ईरान और अमेरिका के बीच पूरी तरह से सैन्य टकराव होता है तो आपको क्या लगता है उसके परिणाम क्या होंगे? क्योंकि मुझे पता है कि आपकी सेना ने अपना सिद्धांत बदल लिया है कि अगर कोई बड़ा हमला होता है तो उसे इस्लामिक रिपब्लिक के लिए अस्तित्व का सवाल माना जाएगा। इस क्षेत्र के लिए इसका क्या मतलब होगा जो समृद्ध है लेकिन साथ ही अस्थिर भी है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि वह अस्तित्व के लिए खतरा होगा, लेकिन वह सभी के लिए एक बड़ा खतरा जरूर होगा।
अगर युद्ध शुरू होता है तो वह सभी के लिए एक आपदा होगी। पिछले युद्ध में हमने ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के दायरे को सीमित करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इस बार अगर यह ईरान और अमेरिका के बीच होता है, क्योंकि अमेरिका के ठिकाने पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो अनिवार्य रूप से अभी जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं उनके आधार पर उम्मीद है कि बातचीत इस शुक्रवार को होगी। जैसे ही हमें और जानकारी मिलेगी मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। मेरा नाम सैम है और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। ऐसी वीडियो बनाने की एक समस्या, जहां हम बहुत सारे ड्रोन हमले दिखाते हैं, भले ही उसमें कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल न हो रहे हों। वीडियो में यूट्यूब अक्सर हमारे वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। जैसे पिछले हफ्ते हमारे 4 युद्ध संबंधी वीडियो डिमोनेटाइज हुए। ड्रोन हमले दिखाना या यहाँ तक कि फ्रंट लाइन से फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं के लिए अनुकूल नहीं है और इसी वजह से वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यह आधुनिक युद्ध की सच्चाई है जिसे यूक्रेनवासी लड़ रहे हैं और जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने बिजनेस बेसिक्स नाम से अपना प्लेटफॉर्म शुरू से बनाया और लॉन्च किया ताकि ये सभी चीज़ें कवर हों। तो हमारे पास कोई पाबंदी नहीं है, हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें फ्रंटलाइन की फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। हम वास्तव में साइट पर कोई विज्ञापन नहीं चलाते ताकि हमें खुद को सेंसर न करना पड़े, सिर्फ इसलिए कि विज्ञापन दाता हमारे कवरेज से खुश नहीं हैं। हम साइट को आपके समर्थन से फंड करते हैं, न कि विज्ञापनों से। अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वह बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमारे साथ जुड़ें। आप विवरण में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप वह सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है और वे सभी वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारी कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।